हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। एनटीपीसी पीवाईक्यूएस जीके जीएस एनटीपीसी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट है 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है? स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशरी, 4 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय या 5 स्तरीय? तो मतलब है यहाँ पर 4 टायर, 2 टायर, 3 टायर या 5 टायर। तो हमारी जो जुडिशरी है, मतलब भारत की न्यायपालिका है, वो 3 स्तरीय है। 3 स्तरीय है मतलब 3 टायर है। क्या है? 3 टायर है, 3 स्तरीय है। भारत की न्यायपालिका की बात हो रही है। न्यायपालिका 3 स्तरीय है। अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं? हमारे संजीव खन्ना। कौन? प्रेजेंट में 91 नंबर के कौन से बन गए हैं? 51 नंबर के वो बन गए हैं संजीव खन्ना जी। भारत में कितने अलग अलग स्तर की अदालतें हैं? तो भारत की अगर बात की जाए तो हाउ मैनी डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? 4, 3, 5, 2, 4, 3, 5, 2। तो 3 मतलब 3 तरह की भारत के कितनी है स्त्री की अदालतें हैं? 3 तरह की, मतलब एक जिला न्यायालय हमारा है, एक हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट। तो 3 तरह के हो गए हमारे। भारत में कितने अलग अलग स्तर की अदालतें हैं? 3 तरह की अलग अलग स्तर की अदालतें हैं हमारे भारत में। 3 तरह की 3 भारत में 3 तरह की अदालतें हैं। स्वतंत्रता के बाद निम्न में से किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था? In which year after independence did the Supreme Court of India come into existence? 1952, 1950, 1955, 1948। तो हमारे भारत की अगर बात की जाए तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट हमारा आया था वो आया था इसमें स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष में? 1950 में। 1950 वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट सबसे ज़्यादा जो ऊपर सुप्रीम कोर्ट है उसकी, तो सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में कब आया था? 1950 में। 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की मतलब एक तरह की स्थापना समझ सकते हैं आप। जैसे हमारा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस स्थापना की गई थी। 26 जनवरी 1950 से गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा था। उसी तरह 28 जनवरी 1950 से भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय उसकी स्थापना की गई थी। तो स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि भाई 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, और 3 साल बाद 40, 47, 48, 49, 50, 1950 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय बन गया था। स्वतंत्रता हो चुकी थी तब तक हम लोग, हमारा भारत देश स्वतंत्र हो चुका था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वॉज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? 30 जनवरी 1950 को, 30 जनवरी 25 जनवरी 1954 को, 15 जनवरी 1952 को, 26 जनवरी 1950 को। तो हमारा जो आंसर है 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। मैंने आगे के जो क्वेश्चन में जैसा कि बताया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। व्हेन वॉज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? तो 26 जनवरी को ही क्या हुआ था? स्वतंत्रता, जैसे कि हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा था, उसी दिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी हुई थी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। उसके एक दिन पहले 24 जनवरी को हमारे जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी स्वतंत्र भारत की, कौन थी? इंदिरा गांधी जी। 1966 को मतलब प्रधानमंत्री नियुक्त हुई थी, तो शपथ ली थी। इसी दिन को 2008 से क्या मनाया जाने लगा? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाने लगा। 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र को हुआ था? द इनऑग्रल सेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड ऑन 29 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950 को, या 31 जनवरी 1950 को? तो 26 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को जो उद्घाटन की बात हो रही है, तो उद्घाटन जो हुआ था वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। और स्थापना कब हुई थी सुप्रीम कोर्ट की? तो वो हुई थी स्थापना तो वो हमारी भारत की 26 जनवरी को स्थापना किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए तो स्थापना सर्वोच्च न्यायालय का
26 जनवरी को, और 3 दिन बाद 26, 27, 28 को 28 जनवरी 1950 को क्या गया, उद्घाटन किया गया था। किसका? सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश होते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। 33, 35, 28 या 30। तो अगर भारत में, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश टोटल होते हैं कितने? 33 होते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं? 33 होते हैं। 33 भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, और न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश कितने होते हैं? टोटल 33 होते हैं। 33 न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश होते हैं मिला करके। सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है, इन दोनों को टोटल ऐड करके 33 टोटल न्यायाधीश होते हैं, और मुख्य न्यायाधीश मिलाकर हो जाते हैं 33। देश के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर, उच्चतम न्यायालय जो हाईकोर्ट है ना, उसको सर्वोच्च न्यायालय, उसको भी हाईकोर्ट को भी मिला करके टोटल बनाया जाता है, 33 हो जाते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या अगर बताई जाए तो वो हमारे हैं, प्रारंभिक वर्षों में उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश उनके सामने प्रस्तुत मामलों की सुनवाई के लिए एक साथ एक बेंच में बैठते थे। कार्यभार में वृद्धि को देखते हुए संसद ने न्यायाधीश संकट की संख्या 1950 से 8 से बढ़ाकर 1956 में 11, 1960 में 14 और 1978 में 18 और 1986 में 26 करी। फिर 2009 में 31 कर दी और 2019 में 34 कर दी। अब वर्तमान में संख्या कर दी है 34। 34 सर्वोच्च न्यायालय को मिलाकर के बात करी जा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं उनको मिला के बात हो रही है 34। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है अगर बात की जाए तो? मुख्य न्यायाधीश तो न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी हैं, जो वो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश थे। अब नहीं है, अब दूसरे हो गए, 91 नंबर के बन गए संजीव खन्ना जी। और अगर 49वें की बात की जाए तो 49वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय उमेश ललित जी थे। उत्तराधिकारी कौन थे? उदय उमेश ललित जी थे। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का अपेक्षाकृत 2 वर्ष का लंबा कार्यकाल था। अब वे 2024 को 10 नवंबर को उनका मतलब जो काम था, टाइम पीरियड खत्म हो गया था। उसके बाद बन गया कौन? 91 नंबर के संजीव खन्ना जी प्रेजेंट में वर्तमान में बन गए हमारे, वो 91 नंबर के संजीव खन्ना जी मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। 18 जनवरी 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पदोन्नत किया गया था इनको, और वर्तमान में वे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के मुख्य संरक्षण और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल एनर्जी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं संजीव खन्ना जी। अब टोटल सदस्य कितने होते हैं भारत में? तो वो टोटल सदस्य होते हैं 33। टोटल सदस्य 33 होते हैं भारत में। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जो राष्ट्रपति होते हैं भारत के, जैसे कि हमारी अभी 15वें नंबर की हमारी द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। कौन करती हैं? राष्ट्रपति जी भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 मतलब भाग 2 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसमें? ये आर्टिकल 124 मतलब अनुच्छेद 124 में ये है कि जो हमारे राष्ट्रपति होंगे भारत के, वही सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। अब राष्ट्रपति तो कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और अगर हमारे प्रधानमंत्री कौन है? 2000 से 14 तक अभी तक हैं वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभी कहाँ पर बुलाया गया था मुख्य अतिथि के रूप में? मॉरिशस में बुलाया गया था 12 मार्च को। और इससे पहले 2025 में बुलाया गया इनको। 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाया था मॉरिशस ने अपने राष्ट्रीय दिवस में। राष्ट्रीय दिवस जैसे कि हमारे यहाँ भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय दिवस, उसी तरह इनका भी अपना राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च को मनाया जाता है। हमारे गणतंत्र दिवस पर कौन आया था 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो जी आए थे। 2025-24 की बात की जाए तो फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन जी आए थे। और अगर 2023 की बात की जाए तो मिस्र की अब्दुल फतेह अल सीसी जी आए थे मुख्य अतिथि के रूप में, इस 2023 में आए थे। अब हमारे राष्ट्रपति जो हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उपराष्ट्रपति कौन है? तो उपराष्ट्रपति अभी प्रेजेंट में वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं। अगर पूर्व उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो वेंकैया नायडू थे, और अगर पूर्व राष्ट्रपति की बात की जाए तो रामनाथ कोविंद जी थे। प्रधानमंत्री तो वही हैं हमारे, अभी भी हैं, जो कि पहले थे, पूर्व अभी भी वही हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद संभाल सकते हैं। मतलब अगर हम पूछ लिया जाए क्वेश्चन में, ये भी आ सकता है कि जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनकी जो एज होती है, एज कितनी टाइम होती है, मतलब कितने ज़्यादा मैक्सिमम एज तक ये अपना कार्यकाल कर सकते हैं, अपना टाइम पीरियड। तो 65 वर्ष की आयु तक ही एक लिमिट होती है। 65 वर्ष की आयु तक प्राप्त करने तक पद संभालते हैं। उदय उमेश ललित जी जो हैं सितंबर 2022 के तक थे। कौन थे? 2022 तक सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं ये कौन? उदय उमेश ललित जी 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 खंड 2 के तहत की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, जैसे वह आवश्यक समझता है। किसकी? परामर्श के द्वारा। मतलब वहाँ के जो न्यायाधीश होते हैं ना, उच्च न्यायाधीश और न्यायाधीशों के परामर्श के द्वारा बात राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, जैसे आवश्यक होता है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 91वें मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में। उन्हें 18 जनवरी 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था, और वर्तमान में वे, मतलब अभी वर्तमान में नहीं है, वो पहले थे। ठीक, तो वे राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण नालसा के मुख्य संरक्षक और राष्ट्रीय नागरिक न्यायिक अकादमी भोपाल एनजीए के अध्यक्ष थे। है नहीं है थे। भारत के में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स इन इंडिया? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर। तो भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। कौन करती हैं? राष्ट्रपति। अभी प्रेजेंट में वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं, महिला राष्ट्रपति हैं, जो कि आदिवासी जनजाति से एकमात्र महिला हैं, तो वो है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू भारत की जो राष्ट्रपति हैं वो करती हैं भारत में उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, सभी की नियुक्ति कौन करती हैं? ये न्यायाधीश हमारी भारत के राष्ट्रपति करती हैं। अगर प्रथम कानून मंत्री पूछा जाए तो प्रथम कानून मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के? तो स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री जो वो कानून मंत्री थे वो हमारे बाबा भीमराव मतलब अम्बेडकर जी थे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी थे। प्रधानमंत्री प्रथम पूछ लिया जाए स्वतंत्र भारत के तो वो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश तो अभी प्रेजेंट में हमारे संजीव खन्ना जी हैं। और राष्ट्रपति पहले अगर पूछे जाए, पहले वर्तमान में पहले मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति जो कि स्वतंत्र भारत के थे तो वो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी वो उपराष्ट्रपति थे पहले। उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे उप प्रधानमंत्री। और गृह मंत्री भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे प्रथम। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस बाय द प्रेसिडेंट इज मेड अंडर आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 242, 2241, 1242, 21, 217। तो राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत की जाती है। कब? 124(2) के अंतर्गत की जाती है हमारे जिसकी राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय और न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अब चीफ जस्टिस इंडिया के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं हमारे, उनको शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ भी भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। शपथ दिलाते हैं। ठीक है, शपथ दिलाते हैं।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की अध्यक्षता भारत के देश द्वारा की जाती है। द कॉलेजियम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इन हेडेड बाय द डैश ऑफ इंडिया। तो संसद, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की अध्यक्षता, कॉलेजियम है ये, कॉलेजियम की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। किसकी अध्यक्षता? कॉलेजियम की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। और हमारे वर्तमान में 91वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश जी संजीव खन्ना जी हैं। कौन? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जब कॉलेजियम की अध्यक्षता होती है तो भारत के कौन होते हैं? मुख्य न्यायाधीश इसकी अध्यक्षता करते हैं। अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। संसद, पार्लियामेंट है। मुख्य न्यायाधीश हमारे संजीव खन्ना जी हैं। प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं। राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी वर्तमान में 2025 में जनजाति आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया है। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कॉलेजियम की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति नहीं करते बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। मतलब कि कॉलेजियम की जो अध्यक्षता होती है वो करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। कॉलेजियम अगर प्रणाली के बारे में कुछ जानकारियाँ जो है ऐसी हमारी, कॉलेजियम प्रणाली के जरिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण किया जाता है। मतलब ये एक तरीके से जैसे कि जो ट्रांसफर होता है ना, उसके लिए है कॉलेजियम प्रणाली। कॉलेजियम की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, जो कि संजीव खन्ना करेंगे। कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। मतलब मुख्य न्यायाधीश तो होंगे ही, तो सर्वोच्च न्यायालय के साथ में 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। कॉलेजियम की अगर स्थापना सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के जरिए हुई है। कॉलेजियम की कार्यवाही में पारदर्शिता लाने के लिए इसके फैसलों को शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। कॉलेजियम प्रणाली को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। हालांकि न्यायपालिका की आज़ादी का हवाला देकर इसका बचाव किया जाता रहा है अभी तक। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय के दूसरे इसमें स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? Who has the authority of transfer a judge from the one high court to another? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, भारत के राष्ट्रपति, भारत का विधि मंत्री या केंद्रीय मंत्रण? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को होता है। मतलब कोई भी न्यायाधीश है उसे अगर कहीं ट्रांसफ़र करना है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, तो कौन करेगा? वो राष्ट्रपति जी करेंगे ट्रांसफ़र। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? संजीव खन्ना जी हैं। कौन है इस टाइम? संजीव खन्ना जी हैं। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। भारत का विधि मंत्री कौन है इस टाइम प्रेजेंट में? भारत का विधि मंत्री कौन है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो भारत के विधि मंत्री अगर कानून और न्याय मंत्री की बात की जाए तो अर्जुन राम मेघवाल, भारत के कानून न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो है अभी भारत के अर्जुन राम मेघवाल कानून और न्याय मंत्री हैं। भारत के न्याय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। 18 मई 2023 से भारत के कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल। प्रथम विधि मंत्री की अगर बात की जाए तो वो कौन है? तो डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर भारत के पहले विधि मंत्री थे। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। वे एक प्रसिद्ध न्यायविद और दलित वर्ग के महान नेता थे। उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। भीमराव अम्बेडकर जी का जो जन्म है 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। वे विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट PhD की डिग्री पाने वाले पहले भारतीय थे। वे समाज में जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। वे दलितों को संगठित करने की और उनके अधिकारों की मांग करने की वकालत करते थे। उन्हें 31 मार्च 1990 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये कौन है? भारत रत्न, मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न प्रदान कर चुके हैं। कौन है? तो कब मिला था इन्हें? 1990 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 31 मार्च को। 1947 और 52 के दौरान प्रथम नेहरू मंत्रालय में विधि एवं न्याय मंत्री कौन रहे थे? यही भीमराव अम्बेडकर जी रहे थे।
वे राज्यसभा के लिए नियुक्त हुए और अपनी मृत्यु तक सदस्य बने रहे। भारत के बने रहे थे। अनुच्छेद 222 भारतीय संविधान 1950। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के पश्चात किसी न्यायाधीश को भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकेगा। कैसे? मतलब अनुच्छेद 222 की बात हो रही, इसमें इसके बारे में लिखा हुआ है। जब ट्रांसफर होता है ना हाई कोर्ट के जजेस का, तो उनको ट्रांसफर की बात हो रही है, और ट्रांसफर कौन करता है? राष्ट्रपति जी करती हैं। तो अनुच्छेद 222 में इसके बारे में लिखा हुआ है। भारतीय संविधान 1950 की बात हो रही है। तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करके, मुख्य न्यायमूर्ति मतलब वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे भारत के हमारे अभी वर्तमान में है संजीव खन्ना जी, उनसे परामर्श करने बाद, उनसे बात करने के बाद किसी न्यायाधीश को भारत के राज्य क्षेत्र, मतलब भारत के अंदर ही कहीं भी किसी भी राज्य क्षेत्र में भीतर एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च, मतलब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकेंगे। भारत में उच्च न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की देख रेख में होता है। मतलब अकेले नहीं कि उनका मर्जी है किसी को भी कहीं भी ट्रांसफर कर दिया, मुख्य न्यायाधीश से बातचीत करके ही करते हैं, और ये अनुच्छेद 222 के आधार पर किया जाता है। यद्यपि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का स्पष्ट मापदंड निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन संविधान और न्याय को सुरक्षित रखने के लिए स्थानांतरण किया गया है। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अहिर्ता अनिवार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस इज नॉट मैंडेटरी फॉर अपॉइंटमेंट्स एज सुप्रीम कोर्ट जज इन इंडिया? भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो, एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए, मतलब मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज मस्ट बी एट लीस्ट 35 years, must have practiced as an advocate in one or more high courts for at least 10 years, must be a distinguished jurist। तो भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए, मतलब जब किसी को हाई कोर्ट का क्या बनना होता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, मतलब उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं और कौन सी इसमें से ऐसी कौन सी क्वालिटी जो नहीं होती है, मतलब जो ज़रूरी नहीं है कि अगर ऐसा ना हो तो चल भी जाएगा, काम हो जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट बन सकते हैं। तो आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये मतलब जो एज है ना वो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये चीज़ अगर नहीं भी होगी तो चलेगा। किसमें? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कितनी एज होनी चाहिए? मतलब इसमें मैक्सिमम बोला गया है जिसकी कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन ऐसा 35 वर्ष इसमें बोला गया, लेकिन 35 वर्ष का इसमें है नहीं कि 35 वर्ष हो तभी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। 35 वर्ष जरूर नहीं है। अब अगर भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति की उम्र 65 साल से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब हाँ 65, साथ ही उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। किसे? मतलब यहाँ पर भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति की उम्र जो है 65 साल से कम नहीं होनी चाहिए, साथ ही उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं जो होती हैं वो कम से कम 5 साल के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, 10 साल के लिए उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए, राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। किससे होते हैं? 65 साल की उम्र में, मतलब वो रिटायर कर दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से। सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को केवल तब तक ही पद से हटाया जा सकता है जब संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित हो। एक संसद में मतलब प्रस्ताव पारित हो जाने से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता उनके पद से। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को विधि के किसी भी न्यायालय में या भारत में किसी अन्य प्राधिकरण में समक्ष वकालत करने में मना नहीं किया गया, मतलब मना करने से मना किया गया, मतलब वो कहीं भी कर सकते हैं, मतलब क्या है कि नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को विधि के किसी भी न्यायालय में या भारत में किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष वकालत करने से मना किया गया है। वकालत करने से मना किया गया है। 2003 में यह लगभग 56 वर्ष की आयु तक गिर गया। उस वर्ष केवल न्यायमूर्ति SH कपाड़िया को नियुक्त किया गया था जब उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था। तब उनकी आयु 56 वर्ष और लगभग 2 महीने थी
दूसरी ओर 2015 में नियुक्ति की औसत आयु बढ़कर लगभग 62 वर्ष हो गई है। 2015 की बात हो रही है ये। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम आयु क्या है? तो ये न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रहते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा एक एज होती है, लिमिट होती है 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय का मूल कार्यक्षेत्र उन मामलों में है जिनका विवाद केंद्र सरकार और किसी एक या कई राज्यों के बीच या एक केंद्र सरकार और कई राज्य तथा दूसरी ओर एक या कई राज्यों के बीच हो अथवा दो या कई राज्यों के बीच हो। अनुच्छेद 124 में क्या होता है? इसमें जब कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद धारण करने के लिए वरिष्ठतम न्यायाधीश की योग्यता के बारे में कोई संदेह हो तो भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 124(2) में परिकल्पित अनुसार अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करके उन्हें मतलब न्यायाधीश की नियुक्ति कर दी जाती है। 5 जनवरी 2018 को लोकसभा में उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन तथा सेवा की शर्तों संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। यह विधेयक में संशोधन करना होता है। मतलब 5 जनवरी 2018 की बात हो रही है। 2018 का ये क्वेश्चन है। तो 5 जनवरी 2018 को लोकसभा ने उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। यह विधेयक में संशोधन करना चाहता था। मतलब किस बात के लिए? उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश सेवा का वेतन तथा शर्तें अधिनियम 1954, उच्च न्यायालय न्यायाधीश सेवा का वेतन तथा शर्तें अधिनियम 1964, 1975 या 1980। तो आंसर है हमारा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश सेवा का वेतन तथा शर्तें हैं। इसमें अधिनियम कौन सा है? 1954। हाई कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1954। 1954 में ही भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। भारत रत्न की और पद्म पुरस्कारों की भी शुरुआत 1954 से ही हुई थी। 1954 मतलब उच्च न्यायालय न्यायाधीश सेवा का वेतन तथा शर्तें अधिनियम 1954 जो है वो 5 जनवरी 2018 को लोकसभा ने उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वेतन तथा सेवा की शर्तों संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। यह विधेयक 1954 में संशोधन करना चाहता है। कौन सा? 1954 में संशोधन करना चाहता है। 5 जनवरी 2018 को लोकसभा ने उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन तथा सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। पारित तो कर दिया 2017 में। 2018 में मतलब 2017 के जो विधेयक आया था 1954 को लेकर के पारित तो कर दिया। उस विधेयक भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो पेंशन को प्रतिवर्ष अधिकतम कितनी राशि तक संशोधित करने की अनुशंसा करती है। मतलब उसको जो रिटायर हो जाते हैं ना मुख्य न्यायाधीश, तो उनकी जो पेंशन बनती है तो पेंशन मतलब कम एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम जो भी है कितनी अमाउंट होती है, कितनी? तो 16,80,000, 20,80,000, 25,80,000 या 10,80,000। तो ये टोटल हमारा आ रहा है 16,80,000। 16,80,000 मतलब 16,80,000 रुपये। ये है टोटल पेंशन। कितनी? प्रति वर्ष। मतलब एक साल की हो रही है, मंथली नहीं है, ये एक साल की हो रही है। तो एक साल की कितनी? 16,80,000 मतलब 16,80,000 जो एक साल की अधिकतम कितनी है पेंशन बनेगी। 2018 की बात हो रही है। 2018 में ये विधेयक जब पारित हुआ था तब की। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को उनके संबंध में देय पेंशन पर प्रभावित की जाती है। द पेंशन पेबल टू द ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज चार्ज ऑन। भारत की संचित निधि, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के वित्त आयोग, भारत के सार्वजनिक खाता। तो भारत की जो संचित निधि मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में देय पेंशन जो है भारत की संचित निधि पर प्रभावित की जाती है। किस पर? भारत की संचित निधि पर प्रभावित की जाती है। भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? हमारा जो रिजर्व बैंक है RBI की स्थापना कब हुई थी? और इसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया किसको, इसी ने अभी भारतीय रिजर्व बैंक ने, हमारे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, किस पर मौद्रिक जुर्माना लगाया था, केनरा बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया था। ये 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। यह भारत का केंद्रीय बैंक है, इसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किसे, आरबीआई को। आरबीआई की 1934 के तहत हुई थी, मतलब जो अधिनियम लाया गया, पहले अधिनियम लाया गया, तब जाके स्थापना 1935 में हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 आया। इसकी स्थापना में अर्थतज्ञ बाबा साहेब अम्बेडकर का अहम योगदान रहा था। इसका केंद्रीय कार्यालय पहले कोलकाता में था, मतलब पहले इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ था, कोलकाता में था, लेकिन बाद में इसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया, हेडक्वार्टर बन गया। अब इस टाइम प्रेजेंट में हेडक्वार्टर मुंबई में है। यह बैंक शुरू में मतलब प्राइवेट था, बाद में गवर्नमेंट हुआ है, लेकिन 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1949 में मतलब आज़ादी के 2 साल बाद इसे राष्ट्रीयकरण करके इसको गवर्नमेंट बना दिया गया। यह देश के भुगतान का भी ध्यान रखता है, मतलब पेमेंट का ध्यान रखता है, बेहतर आर्थिक विकास के लिए काम करता है। मुद्दे मतलब जो अमाउंट होता है ना, जो नोटें होती हैं, नोटों के मुद्दे को नियंत्रित करता है और भंडार रखता है, जो स्टोर करके रखता है। यह देश की मुद्रा और क्रेडिट प्रणाली को भी संचालित करता है। कौन है, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी हमारे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। भारत के वित्तीय आयोग की बात की जाए तो भारत के वित्त आयोग की बात की जाए तो भारत के अगर वित्त मंत्री हमारे कौन है इस टाइम प्रेजेंट में, तो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं। उन्होंने ही अभी वित्त मंत्रालय ने एक अनाउंसमेंट की, मतलब एक चेतावनी दी है वहाँ के अपने कर्मचारियों को कि डीप सीक और चैट जीटीपी नाम के जो तो है एआई टूल हैं, इन्हें यूज़ ना किया जाए। भारत का वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। यह संघ और राज्यों के बीच करों के वितरण की सिफारिश करता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग मतलब एक जो अमाउंट है, जो इसकी अमाउंट होती है ना हमारे भारत में, जैसे कि सबके घर में एक मुखिया होता है, उसका कोई अमाउंट होता है, कहीं स्टोर होता है, सब उसके बारे में डिटेल रखी जाती है, वैसे ही ये वित्त आयोग है। वित्त आयोग का गठन आमतौर पर हर 5 साल में किया जाता है। वित्त आयोग को अपनी सिफारिशें देने में आमतौर पर लगभग 2 साल लगते हैं। वित्त आयोग के सदस्यों की जो अर्हता है निर्धारित करने के लिए वित्त आयोग अधिनियम 1951 पारित किया गया है। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया होंगे। कौन थे, मतलब होंगे नहीं थे, 2023 की बात हो रही थे। 16वें वित्त आयोग का गठन किया था 31 दिसंबर 2023 को हो रही है यहाँ पर बात। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवर्षिता आयु क्या है। उच्चतम न्यायालय, यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं हो रही है, उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट की बात हो रही है। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवर्षिता आयु क्या है, मतलब 60 साल, 62 साल, 65 साल या 66 साल, मतलब 60 ईयर्स, 62 ईयर्स, 65 ईयर्स या 66 ईयर। तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट की जो बात हुई, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, तो वो हो गया 65 है, 65 साल की बात हो रही है। अब यहाँ पे भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बात हुई तो उच्चतम न्यायालय की बात करी जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति जो टाइम पीरियड होता है टोटल 65 वर्ष तक है। सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाने के पीछे की वजह है दशकों में लंबित मामले, न्यायिक रिक्तियों की बढ़ती संख्या, मतलब कि वहाँ पे जो प्लेसमेंट जो जगह नहीं मिल रही थी, मतलब खाली जगह थी, इसलिए स्विच करना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाने की चर्चा दशकों में लंबित है। भारत के महान न्यायवादी के वेणुगोपाल न्यायाधीश के कार्यकाल में वृद्धि के मुखर पैरोकारों में एक रहे हैं ये 1.7। अब ये इसकी बात करें, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो आयु है टोटल मैक्सिमम, मतलब जो अधिवर्षिता होती है, एज ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बहुत ही था सुपर एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये भी कितनी होती है, टोटल 65 ही होती है, 65 होती है, कितनी 65 वर्ष होती है, मतलब 65 साल होती है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की आयु। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पद तक रहेगा। Every judge of the Supreme Court of India shall hold office until attaining the age of dash years, 62 years, 55 years, 58 या 65, मतलब 62 साल, 65 साल, 55 साल या 58 साल, 65 साल। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 65 साल तक की आयु तक
अपने पद पर रहता है, 65 साल तक अपने पद पर रहता है। भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट जजेस इन इंडिया रिटायर एट द एज ऑफ 65, 50, 60 या 75। तो भारत के संविधान के अनुसार अगर बात की जाए तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उम्र मतलब कितनी होती है, तो 65 साल की उम्र में वो अपने रिटायर हो जाते हैं। किससे? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे सौंप सकता है? टू हुम कैन अ सुप्रीम कोर्ट जज सबमिट देयर रेजिग्नेशन? रिजाइन दे सकते हैं ना, तो रिजाइनेशन तो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति या भारत की विधि मंत्री। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होता है वो अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। मतलब हमारी जो 15 नंबर के अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उन्हीं को सौंपेंगे अपना त्याग पत्र। कौन? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र। भारत के विधि मंत्री, भारत के राष्ट्रपति हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं। भारत के विधि मंत्री कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी। भारत की 18 और जो हमारे अर्जुन राम मेघवाल जी हैं वो कौन है? भारत के विधि मंत्री हैं। अभी वर्तमान में भारत के विधि मंत्री कौन है? वर्तमान में अभी कौन है? हमारे अर्जुन राम मेघवाल हैं, भारत के प्रधानमंत्री की सिफारिश पर हैं ये। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल के आधार पर डैश के आधार पर हटाया जा सकता है। ए सुप्रीम कोर्ट जज कैन ओनली आर रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डैश: ज्ञान की कमी, लैक ऑफ नॉलेज, संविधान का अनादर, डिसरेस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिद्ध दुर्व्यवहार या क्षमता, प्रूवन मिसबिहेवियर। और भारत के न्यायाधीश को केवल किसके आधार पर हटाया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय के ए सुप्रीम कोर्ट जज कैन ओनली बी रिमूव्ड ऑन ग्राउंड ऑफ किसकी? हत्या के आरोप पर, सिद्ध दुर्व्यवहार या क्षमता। तो जो सिद्ध दुर्व्यवहार या क्षमता मतलब प्रूव एंड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी जो है वो इसके आधार पर कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल हटाया जा सकता है। किसके आधार पर हटाया जा सकता है? मतलब जो प्रूफ कर दिया जाए कि वो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी हैं, उनके अंदर क्षमता नहीं, अक्षमता है और दुर्व्यवहार कर रहे हैं, सिद्ध दुर्व्यवहार, तभी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है। भारत की संसद का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया पार्लियामेंट? संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। तो भारत की संसद का नाम संसद ही है। भारत की संसद का नाम संसद है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा ये सब तो हमारे भारत में है ही। संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द यूएसए पार्लियामेंट? सीनेट, कांग्रेस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, सुप्रीम कोर्ट, कांग्रेस। अमेरिका की जो संसद का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस, इसका क्या नाम है? कांग्रेस। मतलब हमारे यहाँ इसे संसद को संसद ही कहा जाता है, तो अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी है लेकिन संसद का नाम नहीं है, संसद का नाम संसद ही है। तो लेकिन अमेरिका में संसद का नाम कांग्रेस है। यह अमेरिकी सरकार की शाखा है। यह द्विसदनी संसद है जिसमें 2 सदन है, मतलब सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्या है? 2 सदन है, तो मतलब एक सीनेट है पहला और दूसरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। कांग्रेस की बैठकें वॉशिंगटन डीसी की कैपिटल में होती हैं, मतलब वॉशिंगटन डीसी का एक कैपिटल है, वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल में होती हैं। अमेरिकी कांग्रेस की स्थापना अगर बात की जाए तो 4 मार्च 1789 को हुई थी। कांग्रेस से पहले कॉन्फेडरेशन कांग्रेस थी। कांग्रेस की बैठकें वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल में होती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार की विधायी शाखा है। निचला इकाई यूनाइटेड स्टेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और ऊपरी निकाय जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ सीनेट शामिल है। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा है, उसी तरह यहाँ पर पहले है कौन? सीनेट। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर कौन है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। क्या है? रिप्रेजेंटेटिव है। अब कांग्रेस हमारे भारत में तो कांग्रेस क्या मतलब पार्टी है, लेकिन संसद को संसद ही कहा जाता है। अब जापान की बात आती है तो जापान की संसद को क्या कहा जाता है?
जापान की संसद को क्या कहते हैं? व्हाट इज जापान्स पार्लियामेंट कॉल्ड? डाइट, कोकाई, नेशनल डाइट, शोगुन। नेशनल डाइट, किसको? नेशनल डाइट। जापान की संसद को नेशनल डाइट कहा जाता है, मतलब इस तरीके से राष्ट्रीय डाइट कहते हैं। यह भी द्विसदनीय है, विधान पालिका है और 2 सदन है इसमें। तो इसमें क्या बात होती है? प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पहले बोल रहा है, पार्षदों का सदन मतलब हाउस ऑफ काउंसिल। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पहले है, हाउस ऑफ काउंसिल दूसरे नंबर पर, पार्षदों का सदन। राष्ट्रीय डाइट के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। संसद की जिम्मेदारी कानून बनाना और प्रधानमंत्री का चुनाव करना भी है। ये संसद को वर्तमान रूप 1947 में युद्धोत्तर संविधान के अपनाने के बाद मिला। संविधान के मुताबिक संसद देश की शक्ति का सर्वोच्च अंग है। राष्ट्रीय संसद भवन नागाता टोक्यो में स्थित है। प्रतिनिधि सभा 2 सदनों में से सबसे शक्तिशाली है। अब राष्ट्रीय डाइट कहाँ की है? राष्ट्रीय डाइट हो गई है, ये जापान की संसद है। कोकाई किसकी संसद है? कोकाई किस देश की संसद है? बोला जाए कोकाई किस देश की संसद है? भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा दोनों होते हैं। कौन? लोकसभा और राज्यसभा, ये सब भारत की इसमें होते हैं। यूनाइटेड किंगडम की संसद का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम द यूके's पार्लियामेंट? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, क्राउन पार्लियामेंट। तो यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके की राजधानी क्या है? कैपिटल की बात की जाए तो यूके की कैपिटल जो है वो है लंदन है। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन है। और हाउस ऑफ लॉ, ये जो पार्लियामेंट है किसको कहा जाता है? यूके की, यूनाइटेड किंगडम की संसद का नाम पार्लियामेंट है। क्या है? पार्लियामेंट है। यूके, ब्रिटेन ने ही अभी एक विधेयक पेश किया, मतलब अधिनियम जारी किया कि भाई जो भी एआई टूल्स बनते हैं उनके खिलाफ विधेयक पेश किया है। किसने? यूके ने विधेयक जारी किया है। हाउस ऑफ लॉर्ड किसे कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ क्राउन। लॉर्ड का मतलब है समाज में उच्च पद या अधिकार या प्रभाव का व्यक्ति। हाउस ऑफ लॉर्ड के सदस्यों को कई तरह की उपाधियां मिलती हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड सदस्यों को संबोधित करने के तरीके अलग अलग होते हैं। सरकारी मंत्री, हाउस ऑफ लॉर्ड अगर बात की जाए तो वो सरकारी मंत्री भी होते हैं। सदस्य संसद में दूसरी राय देते हैं। सदस्य कभी कभी कॉमन्स से अलग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। रूस की संसद का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ रशिया's पार्लियामेंट? फेडरल असेंबली, ड्यूमा, क्रेमलिन, सोवियत। रूस की संसद का नाम क्या है? फेडरल असेंबली रूस की संसद का नाम है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा और संघीय परिषद है ड्यूमा। फेडरल असेंबली, ठीक है। ड्यूमा रूस की संघीय विधानसभा का निचला सदन है। ड्यूमा जो है रूस की विधानसभा का निचला सदन है, सेकंड पार्ट है मतलब विधानसभा का। वही संघीय परिषद रूस की संसद का ऊपरी सदन है। इसे फेडरेशन काउंसिल भी कहा जाता है। फेडरेशन काउंसिल भी कहा जाता है, मतलब फेडरेशन असेंबली जैसा कि रूस की संसद का नाम है। ड्यूमा की अगर स्थापना की बात की जाए तो 1993 में हुई थी। ड्यूमा का मुख्यालय मध्य मॉस्को में है। सदस्यों को डिप्टी कहा जाता है। ड्यूमा के मुख्य काम जो होते हैं संघीय संवैधानिक और संघीय कानूनों को अपनाना ड्यूमा के मुख्य काम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियोज़ की आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।